नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में आपको बिहार की 6 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। देश, दुनिया और जहान की भी 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी देंगे और शेयर मार्केट के हाल को भी जानेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। तारीख 29 और 30 मार्च की बताई जा रही है। 29 और 30 मार्च को बिहार में रहेंगे अमित शाह। अमित शाह बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 29 मार्च को रात करीब 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी एमपी, एमएलए और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। 30 मार्च को सहकारिता विभाग की बैठक होगी। बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक हो सकती है, जो जानकारी मिल पा रही है। 30 मार्च को दोपहर 12:30 बजे गोपालगंज जाएंगे अमित शाह। अमित शाह गोपालगंज में सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। 29 और 30 मार्च को बिहार में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सभी सांसद और बीजेपी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में करीब 2 घंटे की बैठक चलेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के कोर कमेटी के नेतागण हैं उनके साथ उनका बैठक होगा। 30 मार्च को दूसरे दिन बापू सभागार में सहकारिता विभाग की ओर से जो सहकारी क्षेत्र में हमारे एफपीओ और अन्य लोग कार्य कर रहे हैं उनके साथ उनकी बैठक है। देखिए, बिहार विधान परिषद में आज सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। अपराध के मुद्दे पर विपक्षी नेता हंगामा कर रहे थे और सरकार को घेरने में लगे थे कि इसी दौरान सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाना शुरू किया कि हर घटना की जानकारी ली जा रही है और उसमें कार्रवाई भी की जाती है। इसी दौरान राबड़ी देवी भी सरकार के खिलाफ बोल रही थी, तो सीएम ने राबड़ी देवी को जमकर सुना दिया और कह दिया कि आपके पति ने कुछ किया ही नहीं है। पिछले 19 साल में हम लोगों ने सब कुछ किया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पति सस्पेंड हो गए थे तो आप सीएम बनी थी, और किस बात की सीएम थी। सुनिए, मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? देश में जाता है। इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा। इसीलिए बीच में भी कर लिए, आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है?
अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका, कोई लेन देन है, झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार बहस हुई और इसके बाद सदन से बाहर आई राबड़ी देवी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में जनता के मुद्दे उठाने पर सरकार बोलने नहीं देती है और सीएम विपक्ष से ही सवाल करते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है। सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार, लोग बोलने नहीं देता है, जो बैठता है सदन। इस पर आवाज हम लोग उठाएंगे ना, बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता का सवाल नहीं उठाए तो किस पर उठाएंगे? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, अतः सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए, कोई को प्रखंड बनाए, कोई को फैक्ट्री लाए, रेल मंत्री थे काहे न लाए फैक्ट्री, लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी आप पे पूरा बोलने लगे कि छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक चौधरी बड़ा बिहार विधानसभा में बजट सत्र जारी है और इसी बीच नीतीश कुमार सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़क उठे थे। नीतीश कुमार ने मोबाइल के इस्तेमाल पर नाराजगी जताते हुए विधायकों से सदन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की बात कही। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि सदन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। पर लेकर के बात कर रहा है, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से, मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है। नीतीश कुमार के दिए गए सदन में मोबाइल ना इस्तेमाल करने के बयान पर आरजेडी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देना चाहिए अध्यक्ष जी, मोबाइल मत आने दीजिए। उनको पता नहीं है कि ये विधानसभा लोकतंत्र की मंदिर है, लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग सदस्य हैं, उसके मेंबर हैं, और मेंबर मोबाइल लेकर नहीं आएगा। और आप कहते हैं एक तरफ की इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है, और मोबाइल आप भेजते हैं कि आप मोबाइल से निकालिए सवाल का जवाब, तो सवाल का जवाब निकलेगा कहाँ से? बिहार में अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। वैशाली और बेगूसराय में भी अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई। वैशाली के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गोखुला गांव में 3 मंजिला इमारत पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यहां की सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनवाया गया था, जिसे बुलडोजर से ढाया गया था। वहीं बेगूसराय के सदर अनुमंडल के रजौरा चौक पर भी प्रशासन का एक बार फिर डंडा चला है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। और इस बीच आपको भागलपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों में खूनी झड़प हुई है। दोनों भाइयों के बीच गोलीबारी में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई और उसकी मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नौगछिया के जगतपुर की है। बताया जा रहा है कि पानी के विवाद में दोनों भाई के बीच बहस के बाद गोलीबारी हो गई थी और गोली लगने से एक भाई विकल यादव की मौत हो गई है, जबकि जयजीत और उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है।
आपस में लड़ने वाले दोनों भाई केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चचेरी बहन के बेटे थे और इस घटना में नित्यानंद राय की चचेरी बहन भी घायल हो गई हैं। मार दिया जमीन जगह के लिए मार दिया, ऐसा सीना से दाग दिया, ले माँ बाप ले लिया गया, बुआ लिया जब मर्दवा सब सुनान चाल संसार न करे पिल्लू पर तो कलम ना करिए ले तई और भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी मुझे मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ, झगड़ा में कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। और बड़ी खबर नालंदा से है, जहां सरमेरा के चेरों में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया है। हमले में ट्रेनी दारोगा घायल हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर हमला मामले में 13 नामजद और 20 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। और बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, जिसकी पुष्टि नक्सल एडीजी ने की है। वहीं मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, जिसके चलते आज एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 22 और कांकेर में 4 नक्सली को ढेर किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे के दौरान 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ओर से 22 नक्सलियों को मार गिराए जाने को बड़ी सफलता करार दिया है। और अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में भी कहा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मार गिराए हैं। और कर लेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंसा के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने उपद्रवियों की सीसीटीवी तस्वीरें जारी की हैं। न्यूज 18 के पास भी नागपुर पुलिस की ओर से जारी की गई सीसीटीवी फुटेज है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं, जो हिंसा करने से पहले शिवाजी पुतला नाम के चौराहे पर के पास इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हीं लोगों ने 17 मार्च की शाम पथराव और आगजनी की। पुलिस इन लोगों की नागपुर और आसपास के इलाके में तलाश कर रही है। तो नागपुर हिंसा की साजिश के कितने सूत्रधार हैं, यह सवाल इसलिए क्योंकि नागपुर हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है और इसका असीम अली नाम बताया जा रहा है। नागपुर हिंसा के पहले मास्टरमाइंड फहीम खान पहले से पुलिस के शिकंजे में है। 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है फहीम खान। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हिंसा का एक भी दोषी बचेगा नहीं, पुलिस पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने आयत वाली चादर को जलाने के आरोपों को झूठा करार दिया है। औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक
आयाती जाळल्या. नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एएसआई ने औरंगजेब की कब्र को ढक दिया है. औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है. औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. कब्र के पास एक हिस्से पर पर्दा लगा था. सुरक्षा को देखते हुए कहा पर स्टील की दीवार लगा दी गई है. कब्र के अंदर जाने से पहले पुलिस सभी की गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर भेज रही है. कब्र पर आने वाले को भी अनुष्ठान करने और चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं है. हालांकि औरंगजेब की कब्र पर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है. सिर्फ एक हिस्से पर स्टील पर दीवार लगाई गई जहां पर्दा लगा था. अठारह मार्च को सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर बुरी तरह बौखलाया हुआ है. गुलाम का नया वीडियो अब सामने आया जिसमें वो सीमा को बहुत बुरा भला कह रहा है. गुलाम के मुताबिक सीमा और सचिन ने उसके 4 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अपने साथ रखा है. उसे हर हाल में अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए क्योंकि बच्चे उनके साथ सुरक्षित नहीं हैं. सीमा को किया और रिजेक्ट करता रहूंगा. ये इसको तो हिम्मत नहीं है सामने आकर बात करने का, ना रीमा से, ना मेरे से, ना अपने घर वालों से. छुप के बात करते हैं हमेशा गिद्दड़ की तरह. कब तक इसको रहने दिया जाएगा? आखिर हमारी बात भी आएगी. इंसाफ सरकार हमारा भी सुनेगा, मगर मैं इंसाफ जरूर लेकर ही रहूंगा और इनको शिकस्त दूंगा. पता चलेगा कि हाँ वाकई एक हैदर एक इंसानियत के नाते अपने बच्चों के लिए आवाज उठाया और हमें शिकस्त दिया. और अब बात खेल की कर लेते हैं. देखिए, पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 शुरू हो गया है. यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आज से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है. बता दें कि बिहार को पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका मिला है. सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत 20 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये पहली बार है जब पटना में ये खेल खेला जा रहा है. बिहार में जो खेल का आंदोलन का जो दौड़ शुरू हुआ है वो रफ्तार पकड़ा हुआ है और इस सेपक टाकरा वर्ल्ड कप से आप लोग सब जान ही रहे हैं कि पूरा 20 देशों से लोग आए हैं अपने बिहार और खेल रहे हैं और इससे बिहार का अच्छा एक नाम पूरा देश विदेश में जाएगा और इस गेम का पॉपुलैरिटी भी केवल बिहार में नहीं पूरा इंडिया में फैलेगा. और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो हम लोगों के लिए जो संकल्प दिया गया है खेल को एक आंदोलन का रूप लेने का, वो अभी हम लोग पूरा साकार कर रहे हैं. तो आपने सुना जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहली बार मेजबानी का मौका बिहार को मिला है और ऐसे में ये बड़ी बात जरूर है. और देखिए, सेपक टकरा के बारे में अगर आपको बताएं तो एक फुट वॉलीबॉल खेल है. सेपक टकरा दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है. इसे किक बॉल भी कहा जाता है. यहाँ वॉलीबॉल जैसा ही एक खेल है और इसमें रतन की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं होता है. इसके साथ ही खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है और इस बार ये मैच पटना में हो रहा है. और अब बात फिल्मी सितारों की करेंगे. प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और राणा दुग्गुबती समेत 25 सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने 19 मार्च को केस दर्ज किया है और सभी पर अवैध बैटिंग एप्स को प्रमोट करने और लोगों को गुमराह करने के आरोप हैं. तेलंगाना पुलिस ने राणा दुग्गुबती, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज, मांचू लक्ष्मी और निधि अग्रवाल समेत कई एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबराबाद में मियापुर पुलिस ने 32 साल के बिजनेसमैन फणींद्र शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया है. शिकायतकर्ता ने इन सभी कलाकारों पर बैटिंग एप्स को प्रमोट करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था. आरोप है कि इस तरह सट्टेबाजी को प्रमोट करना 1867 के सार्वजनिक जुआ कानून के खिलाफ है. उनमें 6 साउथ सिनेमा के बड़े एक्टर्स हैं.
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टैरिफ के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। ट्रंप ने भारत के साथ कहा है कि भारत के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, मुझे उम्मीद है भारत धीरे धीरे टैरिफ कम करेगा। 2 अप्रैल से एक जैसे टैरिफ ही लागू होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से आता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि टैरिफ के मसले पर भारत के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत धीरे धीरे टैरिफ कम करेगा। 2 अप्रैल से एक जैसे टैरिफ ही लागू होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार टैरिफ को लेकर बयान जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है और जिस तरीके से टैरिफ को लेकर बातचीत कही जा रही है, उसमें अब इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं और ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद है कि भारत धीरे धीरे टैरिफ को भी कम करेगा और 2 अप्रैल से एक जैसे टैरिफ ही लागू होंगे। मतलब पहले से जो संबंध रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उसे मधुर बताते हुए, अच्छा बताते हुए उन्होंने ये उम्मीद जताई है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारत भी धीरे धीरे टैरिफ को कम करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।